किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मैंने कहा जी मेरा अभी तक तो एक भाई था, तुसी दूसरे हो गए। सत श्री अकाल। आपको लग रहा होगा कि कुछ अच्छा जवाब आएगा, पर मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने अमिताभ जी के साथ ऊंचाई फिल्म में काम किया और मुझे उनके साथ काम करके बहुत बुरा लगा। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज मक्खन। एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच आपका अपना फेवरेट शो लेकर, जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। मैं आपके बीच आज एक ऐसी कविता सुनाने वाला हूं जो कवियत्री आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत आज भी हमारे बीच जिंदा है। नाम है माया गोविंद। कि धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम, धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम, अब सूरज ही मन की गुफाओं में है। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम, जिंदगी से मुझे बहुत कुछ मिला, ढंग जीने का आया मगर देर से। और जितना जोड़ो गटे जितना बाटो मिले, जितना जोड़ो गटे जितना बाटो मिले, ये गणित ज्ञान पाया मगर देर से। ओ जग की संपत्ति जागीर का क्या करूं, अब ये धरा और गगन मेरी बाहों में है। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम। आप सोच रहे होंगे आज मैं ये कवियत्री और इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ हर क्षेत्र में अग्रणी रही है। और आज जो हमारे पॉडकास्ट पर आने वाली है वो हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी सुप्रसिद्ध कवियत्री है जिन्होंने गीत और श्रृंगार की परंपरा को तोड़ते हुए हास्य रस की विधा को अपनाया, और वो नई दिल्ली से आती है। नाम है उनका बलजीत कौर। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो शो। लाफ्टर लेडी बलजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ इस शो में? मनोज जी बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस टॉक शो कार्यक्रम की। और जो आप कह रहे हैं कि हास्य की बात, तो मुझे लगता है कि हम लोग बचपन से एक ही बात पढ़ते आते हैं कि न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, लेकिन जो नहीं पढ़ते और काम जिंदगी में वही आता है वो होता है दृष्टिकोण। क्या बात है। तो हास्य के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दृष्टिकोण बदल लीजिए, हास्य आपको आसपास बिखरा मिल जाएगा। जैसे आपकी दृष्टि भी मेरे पे। हाँ, जैसे मैंने देखा कि जब खाना मंगा रहे थे तो वहां पर खाना मंगाया जा रहा था, तो मुझे याद आ गई आपकी पत्नी की बात कि आपकी पत्नी तो आपको रूखी रोटी दे देती है। और वो रूखी रोटी इसलिए दे देती हैं, आपने कहा भाई इसको चोपड़ा क्यों नहीं, इस पे मक्खन घी नहीं लगाया, तो वो कह देती हैं कि अरे तुम तो खुद ही मक्खन हो, तुम्हें क्या जरूरत है। वैसे मेरी कोई बात नहीं है, हर पति पत्नी एक दूसरे का मक्खन ही लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी बिगड़ रही है बात। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपसे, और हमारे जितने ऑडियंस है वो सब जानना चाहेंगे कि आपको ये लाफ्टर लेडी का जो टैग है वो कैसे मिला? हाँ मनोज जी, अच्छी बात कही आपने। और मुझे खुद भी लगता है कि जो मुस्कुराहट है जीवन में वो बहुत बड़ी चीज है। और जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि एक हल्की सी मुस्कुराहट की जो एक तस्वीर खींची जाती है वो उम्र भर के लिए अच्छी लगती है। तो अगर हम सदा ही मुस्कुराते रहें तो फिर बात ही क्या है। तो मेरे जीवन का एक उद्देश्य है जिसके कारण मैंने लाफ्टर को ज्यादा महत्व दिया। और मैं आपको वो 4 पंक्तियां बताती हूँ। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। सबसे सुंदर आहट वो है हमारी मुस्कुराहट। यस। तो सबको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने करी। बलजीत जी, मैं जानना चाहूंगा कि इतने सारे रस हैं, इतनी सारी विधाएं हैं, फिर भी आपने हास्य रस को क्यों चुना, और इसकी शुरुआत कैसे रही आपकी? मैं जिस वक्त मंचों पर आई तो उस वक्त मंच पर जो भी कवित्रियां होती थी तो अधिकांश कवित्रियां श्रृंगार रस पढ़ती थी, गीत पढ़ती थी।
तो मैं उन सबको सुनती थी, मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती थी और मेरे मन में लेकिन कभी ये नहीं आया कि मैं वहाँ गीत पढ़ पाऊंगी। मेरे अंदर संगीत का मैंने शौक ही नहीं था गाने का, और ना उतना कॉन्फिडेंस था कि मैं गीत अच्छा पढ़ सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं तो मंच पे जा नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं एक जगह एंकरिंग कर रही थी, तो बीच में कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी, तो एक कवि हैं हमारे हरमिंदर पाल, उन्होंने एंकरिंग के बाद सब जैसे बधाई देते हैं, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया एंकरिंग की बलजीत जी, आपने जो कविता पढ़ी बीच बीच में वो आप लिखती हैं? मैंने कहा हाँ, वो मेरा शौक है। तो बोले आप हमारी एक गोष्ठी में आइए। आपने काव्य गोष्ठी का नाम लिया, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, काव्य गोष्ठी का जो नियम होता है उसमें ऐसा होता है कि जो नवोदित कवि होता है वो सबसे लास्ट में पढ़ता है जी, और जो वरिष्ठ कवि हैं वो पहले पढ़ते हैं। और ठीक इससे विपरीत जो कवि सम्मेलन के जो मंच होते हैं उसमें जो सबसे वरिष्ठ कवि है वो सबसे लास्ट में पढ़ता है, और जो सबसे लास्ट में पढ़ता है वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करता है और सबसे बड़ा कवि कहलाता है। मनोज जी ये बहुत अच्छी बात कही। और मेरा कवि रूप में, कवित्री रूप में जो आगमन और हास्य जो लाफ्टर लेडी के रूप में आगमन, दोनों उस गोष्ठी से जुड़ा हुआ है। उस गोष्ठी में नए नवोदित कवियों को आमंत्रित किया गया। तो जैसा कि नवोदित भी आए तो इत्तेफाक ऐसा रहा कि पहले कवि ने बहुत कविताएं पढ़ी और 15-20 मिनट कविता पढ़ दी। तो मैं बैठी हुई बड़ी खुश हो रही थी कि 15-20 मिनट हमारी कविता सुनी जाएगी यहाँ। तो लेकिन जैसे ही 2-3 ने 15-20 मिनट पढ़ी तो राजेश चेतन जी कवि हैं, वो संचालन कर रहे थे उस गोष्ठी का, वो आ गए और वो बोले कि भाई समय कम है, अगले कवि सिर्फ 8 मिनट पढ़ेंगे। तो 2 कवियों ने और पढ़ा तो बोले नहीं समय कम है, अगले कवि तो अब 5 ही मिनट पढ़ेंगे। आपके आते आते तो ओ मेरा नंबर सबसे आखिरी। ओ मेरे को समझ ही नहीं आया कि जब तक मेरा नंबर आएगा तो ये 5 मिनट लोग मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो मैं ऐसी बैठी बैठी अपने पति के ऊपर 4-6 पंक्तियां जो घर में थी वो वहीं लिख ली। तो एक तो मेरा आखिरी और ऊपर से जैसे बोझिल कार्यक्रम, तो मुझे लगा मैंने अपने पति की जैसी बात करनी शुरू की, कुछ पंक्तियां पढ़ी तो सारे ठहाके लगने शुरू हो गए और हो गया वंस मोर और मेरी कविता। तो मैं हैरान हो गई ये क्या हुआ। तो उसके बाद जो मेरी कवि रूप था वो सिक्के का दूसरा पहलू बना दिया गया, लेकिन वो लाफ्टर लेडी के रूप में ही मुझे वहां से टैगलाइन मिली। हाँ। तो ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या सुना दिया कि आपकी वंस मोर हो गई? मैंने जो लिखा, मैंने ऐसे शुरुआत की कि मैंने कहा आज जब मैं कवि सम्मेलन में आना था तो मैंने अपने पति को कहा कि पति देव मुझे कवि सम्मेलन में जाना है और जाकर सबको हंसाना है। तो पति बोले सुन, कवि सम्मेलन में तो जा पर पहले मुझे तो हंसा। मैंने कहा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे कवि सम्मेलन में भिजवाओ। तो बोले सुन, शादी के दिन रोते रोते आती है, फिर उम्र भर हमें रुलाती है, भला औरत कभी हंसाती है? क्या बात है। मैंने कहा देखो पति देव, अगर मुझे गुस्सा दिलवाओगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जली रोटियां तुम ही खाओगे। वो बोले हे पत्नी तू बेशक रोटी मत बनाना, पर अगर तुझे गुस्सा आ जाए तो मेरी कमीज धो जाना। मैंने कहा क्यों? बोले तू गुस्से में जब भी मेरी कमीज धोकर जाती है, कसम से वो कमीज खूब निखर आती है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा मुझे कवि सम्मेलन में भिजवाओ, गुस्सा मत दिलवाओ। तो वो मेरे पास आए, मेरी पीठ को थपथपाया और फिर मुझे ये जताया, बोले मैं मर्द हूँ और मर्द शायद ये भूल जाता है कि जब हंसती है पत्नी तो पूरा परिवार खिलखिलाता है। क्या बात है, हंसती है पत्नी तो पूरा परिवार खिलखिलाता है। बहुत बड़ा संदेश। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बोला कि आप नई दिल्ली से हैं और जब भी आपको काव्य पाठ करते मैंने देखा आप ये बोलती है मैं ग्वालियर की बेटी, मैं ग्वालियर की बेटी। तो ये दिल्ली और ग्वालियर का क्या माजरा है? जी, मैं अब दिल्ली की रहने वाली हूँ शादी के बाद, लेकिन मैं बेटी तो ग्वालियर की हूँ। और मैंने क्या कहा कि हाथ से कहीं भी निकल आता है, आपको टेंशन हो गई। नहीं, आप लेना ही चाहते हो तो गाड़ी लो, बंगला लो, लोन लो, निकल लो, टेंशन नहीं लीजिए। तो मैं ग्वालियर की बेटी हूँ और मैं शादी होकर दिल्ली आई और आपको वो जो किस्सा मंच पर सुनाती हूँ। लेकिन टेंशन से मुझे एक बात है कि टेंशन को मत दो अटेंशन, टेंशन के लिए रहो अटेंशन, क्योंकि जिसने भी करी टेंशन उसके लड़के को मिली नौकरी और बीवी को मिली पेंशन। तो ये टेंशन होती है, खैर सभी को होती है। तो मैं बता रही थी कि ग्वालियर की बेटी हूँ मनोज जी, और जिस वक्त हमारी शादी होनी थी तो आज का युग नहीं था, उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे और ना आज की तरह न्यूक्लियर फैमिली और घरों में बंद फ्लैट का सिस्टम था। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था कि अगर किसी के मोहल्ले में किसी के घर में भी कोई रिश्ता आता था तो वो पूरे मोहल्ले को पता होता था कि आज फला घर में रिश्ता होने वाला है।
तो मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ कि एक सरदार जी मुझे देखने आना था, तो पूरे मोहल्ले को पता था कि भाई आज इन मेरे मम्मी पापा से उनको पता लग मतलब गया। आपको देखने आने वाले। हाँ, तो एक सरदार जी आए, तो एक टेबल था इसी तरह रखा हुआ था, मम्मी पापा बैठे हुए थे, टेबल पर चाय का कप रखा था। तो जैसे ही दो चार नॉर्मल सी बातें हुई, मम्मी किचन में चली गई। जो मम्मी के बाद पापा मैंने 19 साल तक किचन में जाते नहीं देखे, उस दिन वो भी चले गए। क्या बात है। अब आमने सामने टेबल पर मैं और सरदार जी, वो चाय घूट पी रहे थे, मैं भी बैठी थी चुपचाप। तो मैंने उनसे धीरे से कहा कि सरदार जी कुछ तो बोलो। तो वो भी शायद सक पकाए हुए थे, एकदम बोल पड़े, बोले भैन जी तुसी किन्ने भैन भरा हो। मैंने कहा जी मेरा अभी तक तो एक भाई था, तुसी दूसरे हो गए, सत श्री अकाल। मनोज जी इसके आगे क्या हुआ, पूरे मोहल्ले में चर्चा। सब ने मेरे मम्मी डैडी को कहना शुरू किया कि ले जेड़ा मुंडा देखण आया सी कोई वीर जी बन गया होते। मैं बाहर जाऊं तो सब कहे ले तेरा जिथे रिश्ता हो रहा सी वो वीर जी बन गया वो मुंडा। अब मैं हूं तो मैं भी सरदार नहीं। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद फिर एक सरदार जी आए, फिर से वही किस्सा दोहराया गया। ये सरदार जी सामने बैठे, मम्मी भी बैठी, पापा भी बैठे, फिर मम्मी किचन में गई, पापा फिर किचन में चले गए। ये सरदार जी और महान थे, 4 कप चाय पी, वही टेबल वही चाय। ये सरदार जी ने 4 कप चाय पी ली, कुछ नहीं बोले, डर के मारे मैं ही बोल पड़ी, वीर जी कुछ तो बोलो। अब वो सरदार जी खड़े हो गए, बोले बहन राखी वाले दिन आ जाऊंगा, सत श्री अकाल। अब मोहल्ले वालों ने मेरे मम्मी डैडी को बिठाया और समझाना शुरू किया। बोले देखो अगर आपने इन लड़की और लड़के को अलग से बिठा दिया एक कमरे में तो इनकी कभी शादी नहीं होगी, क्योंकि ये बोल देगी वीर जी, वो बोल देंगे बहन जी, इनकी शादी नहीं होने वाली। तो मम्मी डैडी ने कहा फिर क्या करें। बोले तू एक काम करो तुम लोग कि जो भी तुमको पसंद आए उससे इसकी शादी कर दो, इनको मत बिठाओ अलग कमरे में। और वही हुआ मनोज जी। मेहरौली के एक सरदार जी जो अब मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे मम्मी डैडी ने पसंद किए। हमें बिल्कुल अलग से नहीं बिठाया गया, किसी कमरे में अकेला नहीं बिठाया गया, न टेबल न चाय, सीधा हमारी शादी कर दी गई। लेकिन अब अगला किस्सा ये कि कब तक अकेले कमरे में नहीं बिठाओगे। परेशानी शुरू हुई शादी के बाद। इतनी देर हो गई, 4 घंटे तक ना वो कुछ बोले ना मैं कुछ बोली। सबने समझा रखा था बहन जी नहीं बोलना, वीर जी नहीं बोलना। बड़ी देर बाद मैंने कहा सरदार जी कुछ तो बोले। वो बोले तू एक गाना सुना दे। मैं बहुत संस्कारी बेटी थी ग्वालियर की, मुझे एक ही गाना आता था, भैया मेरे राखी के बंधन को। बोले मेरी माँ तू चुप कर जा। तो इस तरह से हमारे ये लाफ्टर के किस्से और किस्से बहुत लंबे हो जाते हैं। यही कारण है कि आप मंचों पर कविताओं में पति पत्नी के संवाद सुनाती हैं। हाँ मनोज जी आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जिस वक्त मंच पर मैं आई 16 बरस पहले, तो उस वक्त मंचों पर जो कवित्रियां थी वो गीत गाती थी, श्रृंगार पढ़ती थी, अधिकांश कवित्रियां, और बहुत अच्छे गीत गाती हैं वो सब। तो मुझे लगता था कि मैं तो कभी मंच पर जा नहीं पाऊंगी, मैं गीत नहीं पढ़ पाऊंगी। पर अच्छी बात ये रही कि जब मैंने पति पत्नी के किस्से सुनाने शुरू किए और आप सबका सहयोग रहा, कवि मित्रों का, तो वही मैं लाफ्टर के लिए जाने लगी। और लाफ्टर बहुत बढ़िया जी। जैसा कि बलजीत जी आपके बारे में जितना मुझे जानना हुआ, आपने स्कूल और कॉलेज के समय में थिएटर में भी काम किया और आपने वेब सीरीज और फिल्मों में भी अभिनय किया। हाल ही में आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म ऊंचाई और आयुष्मान खुराना जी के साथ बधाई हो मूवी में काम किया। तो सदी के महानायक के साथ काम करना और इन सब चीजों में आपका क्या अनुभव रहा? हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे थिएटर तो बहुत पसंद है। एक्चुअली मनोज जी थिएटर जिनको पसंद है ना, वो थिएटर को जो प्यार करते हैं वो बताएंगे कि थिएटर आपको तत्काल उसी समय आपको जो है कि तालियां पब्लिक की बता देती हैं कि आपने जो किरदार किया है वो कितना जोरदार रहा। तो शुरू से थिएटर का शौक था। और ग्वालियर में जब मैं कॉलेज में, एक व्यक्ति या एक कॉलेज का स्टूडेंट किसी 3 में पार्टिसिपेट कर सकता था नाटक में, तो मैं इत्तेफाक ऐसा रहा, कृपा रही कि जिन 3 नाटकों में पार्टिसिपेट करती थी वही 3 फर्स्ट सेकंड या थर्ड हुआ करते थे। तो बहुत शौक था, तो थिएटर का शौक ज्यादा रहा। उसके बाद जॉब वगैरह में आई, और जब ये यहाँ आई तो शौकिया तौर पर ही काम ये करती हूँ मीडिया का। और तलवार मूवी में भी काम किया, बधाइयों में नीना गुप्ता और आयुष्मान जी की पड़ोसन का किया। ऊंचाई में बहुत बड़ा मौका था कि सामने थे अमिताभ बच्चन। अब आपका सवाल है कि मुझे भी था। हर व्यक्ति को होता है कि हम अमिताभ के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ये जो प्रश्न है ना बहुत जोरदार है। आपको लग रहा होगा कि
कुछ अच्छा जवाब आएगा। पर मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने अमिताभ जी के साथ ऊंचाई फिल्म में काम किया और मुझे उनके साथ काम करके बहुत बुरा लगा। क्यों? वो बुरा इसलिए लगा कि मैं उनकी एनर्जी देखकर हैरान थी। उनकी इतनी एनर्जी, 80 साल की उम्र में वो इतने एनर्जिक थे कि घर आके मुझे मेरा 55 साल का पति बुढ़ा लगने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर जगह आप हास्य निकाल लेती हैं। बलजीत जी, आपका एक इंसिडेंट जो विदेश यात्रा के दौरान हुआ वह बड़ा मजेदार है, तो वो किस्सा अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। मनोज जी, जब मैं पहली बार रशिया आर्मीनिया की तरफ मुझे यात्रा करनी थी, तो पहली यात्रा, और वो भी मैं अकेली थी। तो अकेली यात्रा के समय हम लोग थोड़ा सा डरते हैं, तो मैं उस समय मना कर रही थी कि मैं ये यात्रा नहीं करूंगी। तो बोले क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मैंने कभी विदेश की यात्रा अकेले नहीं की। और वो बोले नहीं नहीं, और हम थोड़ा सा पैसों के मामले में भी मिडिल क्लास लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्लाइट डायरेक्ट थी वो बहुत महंगी पड़ रही थी, तो कनेक्टिंग फ्लाइट ली, कनेक्टिंग फ्लाइट कि वो थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। तो वो हमको कनेक्ट कर जाती है। तो जब मैं वहां टिकट के लिए गई, तो अभी तो आपको आधा किस्सा पता है, टिकट के लिए गई तो वो कहने लगा कि जो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है वो 12,000 महंगी है उस वक्त, 12-15 साल पहले की बात, और जो आपकी कनेक्टिंग है ना वो 12,000 रुपये सस्ती है। तो उसमें लेकिन आपको 4-5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्ट दे दूं? मैंने कहा नहीं, तू इंतजार 24 घंटे करा दे, 0 कर दे टिकट। तो टिकट तो 0 क्या होनी थी, कनेक्टिंग फ्लाइट ली, और अब मास्को से मुझे अगली फ्लाइट लेनी थी। तो होता क्या है मनोज जी कि हम जिस तरह का माइंड में एक थॉट ले लेते हैं तो हमें वैसा ही लगने लगता है सब कुछ, यानी हम जैसा चश्मा लगा लेते हैं हमें उसी तरह का दिखाई देता है। तो हुआ क्या कि माइंड में ये था कि यहाँ कहीं इंग्लिश पूछ ली तो मुझे कहीं नहीं आती हो, तो ये सब माइंड में चल रहा था। और मैं मास्को उतर कर और मैंने लोगों से पूछा कहाँ लगना है, तो वो उस क्यू में मैं लग गई लाइन में। तो वहां जब मैं गई तो सामने जो पर्सन बैठे हुए थे खिड़की के अंदर, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया और बोले योर नेम बलजीत कौर? मैंने कहा यस। बोले फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। तो बोले तमिलनाडु? मैं कहा नो सर, नॉट फ्रॉम तमिलनाडु, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो वो बोले नो नो तमिलनाडु। मैं कहा नो सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो वो बोले यू नो इंग्लिश? मैंने कहा यस। अब यस कह के डर भी गई कि कहीं पता नहीं क्या पूछ ले। तो बोले वेट वेट। फिर वो नीचे झुके, एक कागज उठाया और उस कागज पर कुछ लिखा जो मुझे पढ़ने को दिया, और वो जो उन्होंने पढ़ने को दिया उस पे लिखा था कि टर्मिनल 2। तो हम लोग तो हाथ से कहीं से भी निकलता है, बस आपका नजरिया होना चाहिए। बहुत बढ़िया बलजीत जी। बलजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में है, पति पत्नी के संवाद में आप हमेशा बात करती हैं, कभी ऐसा हुआ कि सास बहू और ननद की नोकझोंक आपके साथ हुई हो? मैं भी महिला हूँ और सास ननद की निंदा बहुत आराम से करती हूँ। 4 पंक्तियां सुनो आप। हाँ। कि एक दिन मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी, जेठानी, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि सास को बड़ा शौक होता था कि कहीं पड़ोस में कुछ है तो मेरी बहुएं बेटियां सब चलें, सब साथ चलें। तो वहां पर एक कविता शुरू हुई कि एक दिन मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी, जेठानी गए पड़ोस में जहां पंडित जी सुना रहे थे मोक्ष की कहानी। पंडित जी ने कहा कि जिसने स्वर्ग जाना है मेरे ओम बोलते ही उसने हाथ उठाना है। और फिर पंडित जी ने जो ही ओम का जाप लगाया, मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी सब ने अपना हाथ उठाया। मैंने देखा इधर उधर, तत्काल अपना हाथ नीचे सरकाया। मैंने सोचा चतुराई से काम लेने का जमाना है, ये सास ये ननद स्वर्ग चली जाएं, मेरा स्वर्ग तो यहीं हो जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बलजीत जी, बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ रही। बलजीत जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पधारी। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे जो काव्य प्रेमी हैं, उनके लिए कुछ कहें। जी बिल्कुल, मैंने अभी जो आपको कहा था कि हाथ से कोई भी कर सकता है और आपकी सोच बदलने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आपके ये जो 2 हाथ हैं अगर किसी की मदद के लिए उठ जाए तो वो श्रमदान की श्रेणी में आता है। और जैसा कि डॉक्टर कहते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है, तो अगर आपकी किसी बात से कोई हंस दे, मुस्कुरा दे, तो उसका खून बढ़ेगा, तो आपका ये काम रक्तदान की श्रेणी में आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। और बस यही बात कहना चाहूंगी कि किसी की नकल मत कीजिए।
क्योंकि जब भी मैं आई तो मंच पर आई तो ना मुझे गीत गाना आता था ना कुछ, मीटर बहर का ज्ञान होते हुए भी जो आपके भीतर भाव आते हैं, कविता आपका अपनी औलाद है, उसको अपने भीतर से आने दीजिए, ना कि नकल के रूप में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बस आप किसी की तरह मत बनिए, अपना स्वेच्छा से जो आपके भीतर भाव उठ रहे हैं उनको लेकर के आइए। क्या बात। तो और दूसरी बात, एक छोटी सी बात कहूंगी, मुझे भी किसी वरिष्ठ कवि ने मुझे एक बात कही थी जो मैं आपके इस टॉक शो के माध्यम से सबसे कहना चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने मंचों पर हाथ से पढ़ना शुरू किया तो हमारे प्रवीण शुक्ल जी हैं, उन्होंने आए और मुझे कहा कि बलजीत एक बात हमेशा उम्र में याद रखना, जब भी मंचों पर जाओ तो मंच पर वो पढ़ना जो अपने पापा पिता भाई के सामने पढ़ सको। क्या बात है। तो मैं नवोदित को यही कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी पढ़िए, अच्छा पढ़िए, अपना पढ़िए, दिल से पढ़िए, और अगर किसी का पढ़ भी रहे हैं तो कम से कम उसका नाम लेकर जरूर पढ़िए। बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या होता है कि आप छोटे नहीं होते, पर जिसने लिखा है वो आपके मुख से सुनकर वो और बड़ा हो जाता है और आप उससे भी बड़े हो जाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और मनोज जी, एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे जगह इंटरव्यू, कविताओं के बहुत सारे टीवी के कार्यक्रम किए, पर ये जो आपका मनोज मक्खन टॉक शो जो आपका है, ये एक नया ही है, ये एक नई बीज लेकर, नए अंकुर लेकर आप आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये पौधा बहुत फले फूले और आपके माध्यम से हम लोगों की एक जर्नी आप तक गई। और हम सिर्फ कविताएं ही नहीं पढ़ते, हमारा जीवन क्या है उसके भी कुछ अंश आप तक पहुँचते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं इस टॉक शो में बार बार आना चाहूंगी अगर आप सब हमें बुलाना चाहेंगे तो, क्योंकि बहुत से रस होते हैं। आपको बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो हमारे दर्शक घर बैठ के इसका आनंद ले रहे हैं, आप सभी दर्शकों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप यूं ही हमारे साथ बने रहें इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी तो चलते हैं, जब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। The Manoj Makhan Talk Show, The Manoj Makhan Talk Show, The Manoj Makhan Talk Show, The Manoj Makhan Talk Show.